हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है ये बताओ पहले तो। एग्जाम नजदीक आ गए हैं और सबसे ज्यादा डर लग रहा होगा। किस बात का लग रहा है? कि सर एक टॉपिक है, एक एक अपना पार्ट है जिसको अपन कहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता। यहाँ समझ नहीं आ रहा है क्या करें कैसे करें। जो पढ़ रखा है उसमें से प्रश्न ही नहीं आ रहे हैं, प्रश्न अलग तरीके से आ रहे हैं। तो इसका एक ही इलाज है कि सकारात्मक दृष्टिकोण रखो और जो बार बार बहुत सारे क्वेश्चन का अभ्यास करो। क्योंकि क्वेश्चन पे आप अभ्यास करोगे तो वहां आपको पता लगेगा कि एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है। तो देखो, आज अपन एक नेक्स्ट सेशन लेकर आए हैं जहां आपने पढ़ा उससे आगे का। और ये सेशन है कि अगर कोई शिक्षक है, यानी कि बीएसटीसी करने के बाद आप अध्यापक बनोगे तो आपके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। चलो सेशन शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है अपना कि एक सफल अध्यापक का मापदंड नहीं है। सबसे पहली बात है कि प्रश्न को अच्छे से पढ़ो। क्या कहना चाह रहा है कि कोई एक सफल अध्यापक है, सफल का मतलब सक्सेसफुल टीचर है, तो उसका मापदंड। और सबसे बड़ी बात है कि नहीं है, इस शब्द को जरूर पढ़ना एग्जाम में। यानी कि चार गुण हैं, उनमें से एक ऐसा गुण है जो अध्यापक में नहीं होना चाहिए। कौन सा नहीं होना चाहिए देखते हैं। सहभागिता होना चाहिए क्या? अनुशासन बताओ होना चाहिए क्या? और विषय वस्तु का ज्ञान। अरे विषय वस्तु का ज्ञान नहीं होगा तो वो अध्यापक कहां से बनेगा? तो देखो, विषय वस्तु का ज्ञान उसके पास होना चाहिए, अनुशासन भी होना चाहिए और सहभागिता का गुण भी उसके पास से होना चाहिए। तो होना कौन सा नहीं चाहिए? मनोरंजनात्मक। यानी कि ऐसे नहीं कि क्लास में आए और गाने गाने लग जाए, शायरियां बोलने लग जाए, मनोरंजन नहीं चाहिए। पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। शिक्षक का सबसे बड़ा गुण यही है कि वो अपनी कक्षा कक्ष में और अपने शिक्षण कार्य से हटकर दूसरी साइड में ना जाए। तो मनोरंजन का जो गुण है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर आधारित पाठ्यक्रम कहलाते हैं। यानी कि आपके जो विद्यार्थी होंगे उनकी कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, किस कक्षा के लिए कौन सी आवश्यकता होनी चाहिए। यानी कि उनका मानसिक जो स्तर होता है, कौन सा स्तर? मानसिक स्तर। उनके मानसिक स्तर के अनुसार उनकी पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम इसका मतलब मैं बहुत बार आपको क्लास में भी यही उदाहरण देता हूँ कि एक छोटी कक्षा का बच्चा होता है, उसको अपन केवल कविताएं क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि वो अपने परिवेश में इन चीजों को देखता है। एक चिड़िया उड़ी तो वो चिड़िया को जानता है, अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ लेता है कि एक चिड़िया है वो उड़ रही है ना। फूल खिले तो वो समझ जाता है कि फूल क्या होता है। और उसका जो मानसिक स्तर है, उस मानसिक स्तर के अनुसार आप अपना पाठ्यक्रम निर्धारित करोगे, करोगे ना। तो उनकी आवश्यकताएं जो हैं, उन आवश्यकताओं के अनुसार जो पाठ्यक्रम आधारित होता है उसको क्या कहते हैं? बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था। बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था। याद रखना, अगर ऑप्शन में बाल केंद्रित शब्द आ जाए तो बिना सोचे समझे सिलेक्ट कर देना भाई। वर्तमान शिक्षा पद्धति जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति है। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो देखते हैं भाई। बताओ, अध्यापक विद्यार्थियों की भागीदारी को बढ़ावा देता है। चलो, भागीदारी का मतलब जो आप कक्षा कक्ष में अध्ययन करवा रहे हैं, कक्षा कक्ष में आप अध्ययन करवा रहे हैं और वो जो अध्ययन करवा रहे हैं उस अध्ययन में बच्चे भी हिस्सा लें। आपने पढ़ाना शुरू किया और उस टॉपिक में बच्चे भी बढ़ चढ़कर रुचि लें, हिस्सा लें, तो उसके लिए आप इनमें से कौन सी क्रिया करोगे? सबसे पहले अनुदेशन दोगे, पुनर्बलन दोगे, व्याख्या करोगे या निर्देशन दोगे? तो इसका राइट आंसर होगा पुनर्बलन। और पुनर्बलन को कहते हैं रेनफोर्समेंट। इसका मतलब आप बच्चों की प्रशंसा बार बार कहोगे, अरे वाह
क्या बात है, तूने बहुत सही उत्तर बताया है। और वो बार बार जब उसको आप प्रशंसा दोगे तो वो बच्चा आपसे जुड़ेगा और जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उसमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पुनर्बलन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अध्यापक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, यानी कि आप जो शिक्षक बनते हो, अध्यापक, अध्यापक शिक्षा। अब इस शब्द को समझो पहले तो। एक है अध्यापक शिक्षा का मतलब, अध्यापक शिक्षा। एक अध्यापक शिक्षा जो है ये होती है, इसका मतलब है कि शिक्षक बनने से पूर्व, शिक्षक बनने से पूर्व, और एक होता है शिक्षक बनने के बाद, शिक्षक बनने के बाद। अब देखो, शिक्षक बनने से पूर्व जो आपको कोर्स करवाए जाते हैं उसमें आप करते हो बीएसटीसी और बीएड, यानी कि ये आपकी पात्रता होती है कि जो अध्यापक बनेगा उसको बीएसटीसी किया हुआ होना चाहिए या बीएड किया हुआ होना चाहिए। और ये जो शिक्षक बनने के बाद जो अध्यापक बनते हैं इनको अपन कहते हैं इन सर्विस। क्या बोलते हैं, इन सर्विस, सर्विस में लगने के बाद। तो इसके लिए सरकार ने देखो IASE, CTE और डी डाइट, क्या बना रखा है, डाइट, 3 एजेंसियां बना रखी हैं। जो फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर होते हैं और जो आपके HM होते हैं उनको आप IASE में प्रशिक्षण देते हैं, सेकंड ग्रेड को CT में देते हैं, CTE में, और डाइट वाले थर्ड ग्रेड के जो शिक्षक बनते हैं उनको डाइट में प्रशिक्षण दिया जाता है। और प्रशिक्षण किस चीज का दिया जाता है कि शिक्षक बनने के बाद नए नए इनोवेशन आए, नवाचार आए, यानी कि एक टीचर बन गया जो बना है 1990 में, और वर्तमान समय में उस शिक्षा पद्धति में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है। तो जो बदलाव आ रहे हैं उन बदलावों को भी तो शिक्षक को भी तो पता होना चाहिए ना, कौन कौन से बदलाव आ रहे हैं। तो इसका देखो हमने क्या लिखा है कि अध्यापक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, ये बात कर रहा है इन सर्विस, नौकरी में लगने के बाद क्या उद्देश्य है, नौकरी में अनुभव प्रदान करना, बच्चों के बारे में अनुभव देना, विषय का ज्ञान देना। ये तो बेटा उसके पास था पहले, तभी तो वो नौकरी लगा है। और शिक्षण कौशल एवं मूल्यों का विकास करना। तो इसका राइट आंसर होगा कि नए नए कौशल विकसित करना, और जो वर्तमान के मूल्य हैं, वैल्यू जो हैं, उनको अध्यापक को पता होना चाहिए कि कौन कौन से मूल्य हैं जो हमें अपने विद्यार्थियों में विकसित करने हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। देखो 2 प्रकार से मैंने बताया, एक शिक्षक बनने से पूर्व और एक शिक्षक बनने के बाद। जो शिक्षक बनने के बाद जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो IASE, CTE और डाइट में दिया जाता है, और डाइट में थर्ड ग्रेड के जो शिक्षक होते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है अपना, एक अध्यापक के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुण है, बताओ भाई, ये बताओ भाई आप लोग। कोई अध्यापक बन गया तो अनुशासन, अच्छी सुरीली आवाज होनी चाहिए, अच्छा स्वभाव होना चाहिए, या स्वयं के विषय पर प्रभाव होना चाहिए। तो देखो बेटा, अगर विषय पर उसका प्रभाव है तो अनुशासन अपने आप आ जाएगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो संतुष्ट होंगे तो कक्षा कक्ष में अंतर क्रियाएं अच्छे से होंगी, और बच्चे जब संतुष्ट होंगे तो वो प्रभावी शिक्षण होता है। तो याद रखना, स्वयं के विषय पर प्रभाव होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला है, एक अध्यापक को बच्चों के सृजनात्मक विकास के लिए देखना है। सबसे पहले देखो सृजनात्मक विकास, यानी कि ये हमने पढ़ा था सृजनात्मकता, और सृजनात्मकता का मतलब है नवीन वस्तुओं का निर्माण करना, नवीन वस्तुओं का, नवीन वस्तुओं का निर्माण करना, नवीन वस्तुओं का निर्माण करना।
इसका राइट आंसर मैंने आपको बताया था, मैंने गुण भी लिखवाए थे। राइट आंसर होगा कल्पना शक्ति। क्या होगा? कल्पना शक्ति। अगर वो कोई चीज की कल्पना ही नहीं करेगा तो वो नई वस्तुएं बनाएगा कहां से? तो सबसे श्रेष्ठ गुण है इसमें कल्पना शक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक आदर्श शिक्षक को चाहिए कि, एक आदर्श शिक्षक यानी कि रोल मॉडल होना चाहिए, उसको क्या चाहिए? विद्यार्थियों से दूरी बनाए रखें, विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु मदद करें, विद्यार्थियों को गृह कार्य दें और अच्छी तरह पढ़ाएं, और सोचें कि उसका कार्य पूरा हो गया। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना? तो अच्छी तरह से तो पढ़ाओ, क्या करो? अच्छी तरह से तो पढ़ाओ और सोचो कि उसका कार्य पूरा हो गया। राइट आंसर होगा, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखो अपना। शिक्षण का अर्थ है, चलो बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, है ना? बताओ शिक्षण का अर्थ, शिक्षण, और शिक्षण है टीचिंग। क्या है? टीचिंग। टीचिंग का सबसे अच्छा अर्थ क्या है? अनुदेशन देना है, या निर्देशन देना है, या व्याख्यान देना है, या अधिगम हेतु मदद करना है? तो सबसे अच्छा है अधिगम हेतु मदद देना। याद रखना बहुत अच्छे से इस प्रश्न को, है ना? अगला जो प्रश्न है वो अपन देखते हैं अपना। आपके दृष्टिकोण में शिक्षा के किस स्तर की समस्याएं अधिक महत्वपूर्ण हैं? यानी आप शिक्षक बन गए, आप शिक्षक बन गए, और शिक्षक के बनने के बाद आपको लगता है कि सबसे ज्यादा समस्याएं किन बच्चों को पढ़ाने में आती हैं? कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ाने में सबसे ज्यादा समस्याएं आती हैं? तो एक लिखा है प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो बेटा, ये जो प्राथमिक स्तर है 1 से 8 कक्षा, माध्यमिक स्तर 9 से 10, और उच्च माध्यमिक 11 से 12, इनमें से कौन सी क्लास के बच्चे हैं जिनको पढ़ाने में सबसे ज्यादा समस्या होती है? तो देखो बेटा, सबसे ज्यादा समस्या होती है प्राथमिक बच्चों को। आपने पढ़ाया पृथ्वी घूमती है, अब छोटा बच्चा ये पूछ लेगा सर क्यों घूमती है? दूसरा आपने कहा बेटा कैसे कबूतर, सर कैसे कबूतरी क्यों होते हैं? अब छोटा बच्चा कुछ भी सवाल कर सकता है आपसे, है ना? तो इसलिए दूसरा, वो कैसे परिवेश से आ रहा है, वो परिवेश को एकदम से नहीं छोड़ पाएगा। जो उसका पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान का मतलब जिस परिवार में वो है, हो सकता है कि वो बटन उल्टे बंद करके आ जाए, हो सकता है कि वो अपना बैग ही नहीं लेके आए। तो सबसे ज्यादा समस्याएं किसमें आती हैं? प्राथमिक स्तर में। यहां शिक्षक जो होता है वो सब कुछ उसके अंदर डालता है, बच्चे के अंदर। वो कोरी स्लेट के समान होकर आपके सामने आएगा, और जैसा शिक्षक होगा वो शिक्षक उसके ऊपर जो अपने शब्द लिखेगा वो उसके भविष्य का निर्माण करेंगे। तो इसलिए याद रखना कि सबसे ज्यादा समस्याएं कहां होती हैं? प्राथमिक स्तर पर। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, इसको बहुत अच्छे से समझना, है ना? आपको लगता होगा कि यार उच्च प्राथमिक स्तर पर हमारे पास बड़ी बड़ी बुक्स आ जाती हैं, हमें याद नहीं होता। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, वो आपका जो मानसिक स्तर जैसे जैसे एज के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, तो आपको जो पाठ्यक्रम बनाकर दिया है वो आपके मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग बनाकर दिया है। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत अच्छे से। अगला जो प्रश्न है वो अपना देखते हैं कि बोर्ड परीक्षा का परिणाम अच्छा रखने के लिए आप क्या करेंगे? बताओ भाई क्या करोगे, है ना? छात्रों को घर पर कठिन परिश्रम करने को कहेंगे तथा कक्षा में अच्छी तैयारी पूर्व में ही करवा देंगे। छात्रों को अध्ययन करवाएंगे, छात्रों को महत्वपूर्ण प्रश्न देंगे, छात्रों को ट्यूशन देंगे। चलो बताओ क्या होगा इसका, कि परीक्षा परिणाम यानी कि आपको रिजल्ट अच्छा देना है, आपको रिजल्ट अच्छा देना, तो आप क्या करेंगे? देखो, छात्रों को कहेंगे कि घर पर कठिन परिश्रम करें, यानी कि अपनी पढ़ाई को समय दें और कक्षा में अच्छी तैयारी पूर्व में ही कर लें।
यानी कि जब आप कक्ष में पढ़ो उस समय अपनी तैयारी को बड़ी मजबूती से करो भाई। ऐसा नहीं हो कि एग्जाम आने के बाद आप इधर उधर से पुस्तकें उठा रहे हो, इधर उधर से कंटेंट इकट्ठा कर रहे हो, नहीं हो पाएगी। यानी कि जब आपकी क्लासेस लग रही हैं तो उस समय आप अच्छे से पढ़ लो, और उसके बाद एग्जाम के बाद नजदीक आने के बाद उसको बार बार रिवाइज करो, कठिन परिश्रम करो, तब जाकर आपका परिणाम अच्छा आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, समाज के प्रति छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास हेतु क्या करेंगे? समय समय पर छात्रों को ऐसा करने के निर्देश देंगे, छात्रों को समाज के ऐसे लोगों के संपर्क में रखेंगे, पढ़ाते समय छात्रों को ऐसे लोगों के उदाहरण देंगे, या प्राचार्य से उस पर भाषण देने को कहेंगे? तो सही बताओ, इसमें पढ़ाते समय छात्रों को ऐसे लोगों के आप क्या करोगे? उदाहरण दोगे। क्यों? क्योंकि देखो, इसमें हमने कहा है कि समाज के प्रति छात्रों का क्या क्या उत्तरदायित्व है। जब आप मान लो कक्ष में एसएसटी पढ़ा रहे हो और उसमें अपने टॉपिक चलता है नागरिक शास्त्र, और नागरिक शास्त्र आप पढ़ा रहे हो, तो उस समय आप कक्ष में ही ऐसे लोग जिन्होंने अपने समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए उनके आप उदाहरण दोगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अध्यापक को अध्यापन कार्य से प्राप्त खाली समय का इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए? यानी कि आप अध्यापक बन गए, आप शिक्षक बन गए, और शिक्षक बनने के बाद आप स्कूल से फ्री होकर घर पहुंच गए और शाम को फ्री बैठे हो, तो क्या करोगे उसमें? क्या करोगे? लूडो खेलोगे? पबजी खेलोगे? क्या करोगे बताओ? देखो, इसका राइट आंसर होगा कि ज्ञानवर्धक सामग्री को पढ़कर, आपको कल क्या पढ़ाना है उस कंटेंट को ध्यान से पढ़ो, अच्छी अच्छी मैगजीन अपने पास रखो, अच्छे अच्छे कंटेंट अपने पास, उनको आप पढ़ो आराम से बैठो, ठीक है ना? ये नहीं कि शाम को पार्टी करने चले गए, है ना? ये ध्यान रखना, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या गुण होने चाहिए? बताओगे? यानी कि पाठ्य पुस्तक, ये शब्द सही नहीं लिखा है बेटा, ये है पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक में क्या गुण होने चाहिए? पाठ्यक्रम पर आधारित हो, विषय वस्तु का आयोजन ठीक प्रकार का हो, अध्यापक अध्यापिका को पढ़ाने के तरीके से अवगत कराए और देखने में आकर्षक हो। ये दोनों बातें ठीक नहीं है, ये दोनों बातें ठीक नहीं है। इसका मतलब जो विषय वस्तु दे रखी है उसमें उसका आयोजन ठीक से हो। ये नहीं है कि बीच में आप पढ़ा रहे हो, आपने इतिहास शुरू किया और आप पढ़ा रहे हो बाबर के बारे में, और वहां से सीधा आ जाए औरंगजेब, और औरंगजेब से फिर आप उठकर चले जाओ जहांगीर पे, बीच में अकबर रह गया, हुमायूं रह गया। ऐसे अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए, एक व्यवस्थित क्रम में चीजें हों जिससे आप बच्चों को बहुत अच्छे से समझा पाओ। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अध्यापक किस प्रकार महान विद्वान पैदा कर सकता है? अपने गहन कार्य द्वारा, स्वयं कठोर कार्य लेने वाले बनकर, स्वयं महान विद्वान बनकर, अपने विद्यार्थियों को प्रेरणा देकर। प्रेरणा नाम आ जाए ना, प्रेरणा चिपका देना भाई इसको। राइट आंसर क्या होगा? प्रेरणा देकर। अगला क्वेश्चन देखो अपना, वर्तमान परीक्षा प्रणाली में क्या जांच की जाती है? यानी कि जो वर्तमान की जो परीक्षा प्रणाली है उसमें किसकी जांच की जाती है? जांच किसकी की जाती है? तो याद रखो, विषय वस्तु के ज्ञान की, कौशल की, मनोवृत्तियों की या व्यक्तित्व की। आपके जो बच्चे हैं उन बच्चों में आप इनमें से किसकी जांच करोगे? तो इसमें आप करते हो, बताओ भाई किसकी करते हो? विषय वस्तु के ज्ञान की। किसके? विषय वस्तु के ज्ञान की। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अध्यापक विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार पैदा कर सकते हैं? वैज्ञानिकों की उपलब्धियां बताकर,
उनसे प्रैक्टिकल करवाकर, प्रयोग करवाकर, निरीक्षण करके परिणाम निकालना और विज्ञान संबंधी पुस्तकें पढ़ाकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि उनसे प्रैक्टिकल करवाएंगे। उनसे क्या करवाएंगे जी? प्रैक्टिकल, है ना, उनसे क्या करवाएंगे? प्रैक्टिकल। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना, उनसे क्या करवाएंगे? प्रैक्टिकल करवाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, अध्यापन की किस विधि से सृजनशीलता का अभिवर्धन नहीं कर सकते? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको मैं समझाता हूं। सृजनशीलता का मतलब सृजनात्मकता, और ये जो सृजनात्मकता जो शब्द बना है, ये बना है क्रिएटिविटी शब्द से। क्रिएटिविटी का जो हिंदी रूपांतरण होता है वो क्या होता है? सृजनात्मकता। अब समझो, ये जो क्रिएटिविटी शब्द है ये लैटिन भाषा से बना है। कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा। और लैटिन भाषा का शब्द है कुरेरे, और इसका अर्थ होता है नवीन वस्तु का निर्माण करना। नवीन वस्तु का निर्माण करना, यानी कि आप नवीन वस्तु का कोई निर्माण करते हो। और याद रखना, इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि अगर पूछी जाए, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ अगर कोई विधि पूछी जाती है तो इसकी विधि है मस्तिष्क, मस्तिष्क उद्वेलन विधि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि, और इसका प्रतिपादन किया था आसबर्न ने। किसने किया था? आसबर्न ने। याद रखना कि सृजनात्मकता जो है वो क्रिएटिविटी शब्द से बना है, जो लैटिन भाषा के कुरेरे शब्द से है। और याद रखना इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है मस्तिष्क उद्वेलन विधि, जिसका प्रतिपादन किया था आसबर्न ने। अच्छे से समझना भाई, है ना। और समझो अपना जो प्रश्न है उसमें देखो, ये व्याख्यान विधि है ना, इसको अपन बोलते हैं लेक्चर मेथड। ये आपकी क्रिएटिविटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि पुराने जमाने में टीचर आता था, सामने खड़ा हो जाता था, लेक्चर देकर चला जाता था। बच्चे को समझ आया नहीं आया पता ही नहीं लगा। कोई बच्चा सो रहा है, कोई सपनों में खेल रहा है, उसको पता ही नहीं है क्या चल रहा है। तो ये क्रिएटिविटी यानी कि सृजनशील विधि है ही नहीं, इसमें सृजनात्मकता से में वृद्धि हो ही नहीं सकती। अब देखो खेल विधि, खेल विधि का प्रतिपादन किया था कोल्डवेल कुक ने। कोल्डवेल कुक ने, किसने किया था? कोल्डवेल कुक ने। खोज विधि का आर्मस्ट्रॉन्ग ने, किसने किया था? आर्मस्ट्रॉन्ग ने। और प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किया था किलपैट्रिक ने। किसने किया था? किलपैट्रिक ने। तो ये बात अच्छे से समझना, हो सकता है आपको यहाँ एक प्रश्न देखने को मिल जाए कि कौन सी विधि का प्रतिपादन किसने किया था, तो अच्छे से समझ लो और इसको आप नोट डाउन भी कर लो भाई, इस वाली स्लाइड को, है ना। चलो आगे बढ़े अपन, देखें अपन अगला। चलो देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है अपना, वो है यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे? उसके थप्पड़ मार के वहां से बजा देंगे, है ना। तो ये देखो इसका राइट आंसर क्या हो गया कि उसे दंड देंगे। दंड नहीं दे सकते भाई, नहीं दे सकते, बिल्कुल भी दंड नहीं दे सकते, है ना, क्योंकि नकारात्मक चीजें हैं ही नहीं। उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछेंगे, उसे ध्यान देने को कहेंगे, उन बच्चों के उदाहरण देंगे जो ध्यान देते हैं। इसमें राइट आंसर होगा उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए आप उससे प्रश्न पूछोगे। आप कहोगे कि अरे बेटा ध्यान से सुनो, प्रश्न पूछोगे कि हाँ इसका राइट आंसर बताओ। अब वो सोचेगा कि यार सर अपने से प्रश्न पूछेंगे तो वो क्लास में ध्यान देगा और आगे से सतर्क रहेगा। तो इसको अपने ये भी कह सकते हैं कि तत्परता का नियम जो है ये इस प्रकार से ही आता है ना। तो वो तत्पर हो जाएगा पढ़ने के लिए, है ना। आगे देखो अगला प्रश्न है अपना, यदि विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाए तो अध्यापक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उसको सजा देनी चाहिए, कारण पता करें या प्राध्यापक को सूचित करें? कारणों का पता करें भाई, है ना, कि वो अनुशासनहीन हुआ क्यों है, कि कहाँ बैठ रहा है, किसके साथ है, क्या कारण है कि वो अनुशासनहीन हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, समाचार पत्रों में आप किस प्रकार की सामग्री पढ़ना पसंद करेंगे?
बताओ, मनोरंजन, राजनीतिक, विज्ञापन या नई खोज और नई पद्धतियों संबंधी, प्रवृत्तियों संबंधी है ये बेटा, प्रवृत्तियों संबंधी, प्रवृत्तियों संबंधी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नई खोज और नई प्रवृत्तियों से संबंधित बातें सीखेंगे। अगला क्वेश्चन है अपना, कक्षा के अध्यापक और अधिगम प्रक्रिया पर किसका प्रभाव पड़ता है? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव का, अध्यापकों के व्यवहार का, अध्यापकों की पढ़ाने की विधियों का और साथियों के सहयोग का। देखो, अध्यापक और अधिगम प्रक्रिया पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है बेटा पूर्व ज्ञान का और उनके अनुभव कैसे हैं, और सेकंड शिक्षक की विधियां कैसी हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और उनके अनुभव का। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अध्यापन और सीखने की प्रक्रिया में वाद विवाद कब उपयोगी है? प्रत्येक उसमें भाग ले, इससे विचारों में प्रद्विपन हो, इससे उत्तेजना उत्पन्न हो और सभी विचारों के समावेशमय निर्णय पर पहुंचे। तो इसका राइट आंसर, ये इतना बड़ा जो नाम है ना यही होगा भाई, इतना बड़ा आपके एग्जाम में भी आ जाए तो वही कर देना है ना, तो ये राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, गणित किस प्रकार का विषय है? गणित जो है वो किस प्रकार का विषय है? तर्क आधारित है, कठिन है, सरल है, गणना संबंधी है? तो आपके अकॉर्डिंग तो कठिन है है ना, आपके अकॉर्डिंग तो कठिन है, बताओ, या गणना संबंधी है? बताओ कौन सा होगा? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा तर्क आधारित। केवल पहाड़ी गिनतियां थोड़ी सिखाओगे आप, वो तो आप छोटी कक्षाओं में सिखा दोगे, है ना। तो तर्क आधारित है भाई, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, टेलीविजन पर आप किस प्रकार के कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं? फिल्म देखना पसंद करते हैं, आप तो फिल्म देखना पसंद करते हो, लेकिन यहाँ नहीं लिखना है, वो यहाँ इनमें से बताना है कि शिक्षा से संबंधित, मनोरंजन से, धार्मिक और समाचार। एक्चुअल में व्यवहारिक जीवन में तो अपन क्या करते हैं, फिल्में देखते हैं, लेकिन यहाँ आपको सही करना है क्योंकि आपको नंबर मिलेगा इसका। तो इसका क्या होगा, शिक्षा से संबंधित, फिल्में मत कर देना भाई, है ना। चलो अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है? अब पहले तो ये समझो भाई, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है। ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये हमारी शिक्षा शिक्षा नीति 1986 की देन है। ये जो ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, ये शिक्षा नीति 1986 की देन है और इसकी शुरुआत हुई थी, हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी जी ने इसकी, माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। और इसकी शुरुआत क्यों की थी कि प्राथमिक विद्यालयों की सुविधाओं में सुधार हो। किनमें सुधार हो? प्राथमिक विद्यालय की जो हमारी सुविधाएं होती हैं उनमें सुधार होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, अध्यापक में कौन से व्यक्तित्व गुण होने चाहिए? यानी कि कोई अध्यापक है उसमें कौन से गुण होने चाहिए? उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, उसकी आवाज मधुर और स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, उसमें कर्तव्य और जिम्मेदारी की चेतना होनी चाहिए, उसमें कर्तव्य और जिम्मेदारी की चेतना होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो अपना, निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य, मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था, दृश्य श्रव्य सामग्री, है ना। देखो, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री, और ये जो शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है, शिक्षण सहायक सामग्री 3 प्रकार की होती है, एक दृश्य, एक श्रव्य और एक दृश्य व श्रव्य दोनों। तो देखो, दृश्य का मतलब केवल देख सकें, जैसे ग्लोब है, जैसे चार्ट है, जैसे आरेख है, जैसे समाचार पत्र है, जैसे आपके बुलेटिन बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड है, जैसे आपका ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है। श्रव्य का मतलब क्या होता है, केवल सुन सके, जैसे टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, ये जो आपके श्रव्य है। और दृश्य और श्रव्य कौन से हैं, जैसे टेलीविजन है,
टेलीविजन है, इसके अलावा जैसे मोबाइल है, इसके अलावा जैसे कंप्यूटर है। ये सारे कौन से हैं जिसको अपन साथ साथ में देख भी सके और साथ साथ में बोल भी सके, वो कौन से होते हैं? दृश्य और श्रव्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टेलीविजन। क्या होगा? टेलीविजन। एक पर्सन बनेगा भाई, यहां से अच्छे से देख लेना आप, है ना। अगला जो है वो है, अच्छे अध्यापक किस प्रकार पहचाने जाते हैं? उनके अध्यापन द्वारा, उसके व्यक्तित्व द्वारा, उनके पहनावे द्वारा, उनके व्यवहार द्वारा। बेटा अध्यापक ही है तो अध्यापन अच्छा करवाएगा, अध्यापन उनके अध्यापन द्वारा, है ना, उनके अध्यापन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट क्या है? बताओ भाई, राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट क्या है? विकास में बड़ी रुकावट क्या है? निर्धनता है, ज्ञान, जनसंख्या का विस्फोट होना चाहिए बेटा, ये जनसंख्या का विस्फोट है, और निरक्षरता है, और अपर्याप्त पोषण है। तो इसका देखो राइट आंसर क्या होगा? निरक्षरता। अज्ञान या अशिक्षा, सबसे बड़ी रुकावट क्या है? अशिक्षा। जहां शिक्षा नहीं होगी वो समाज अपने आप पिछड़ जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखो, एक अध्यापक को किस प्रकार के विद्यार्थी पसंद हैं? जो उनकी प्रशंसा करें, जो चुपचाप उनकी बात सुनते रहें, जो वाद विवाद करें और प्रश्न पूछें, जो उन्हें उपहार दें। इसका राइट आंसर होगा जो वाद विवाद करें और प्रश्न पूछें, जो वाद विवाद करें और प्रश्न पूछें। ओके, अगला देखो, अगला देखो अपने, मूल्यांकन से शिक्षण किस प्रकार समुन्नत होता है? यानी कि किस प्रकार उन्नत होता है? उनसे कमजोरियों और क्षमताएं ज्ञात होती हैं, इसके परिणाम पुनः शिक्षा के लिए उपयोगी होते हैं, इससे छात्रों की प्रेरणा में वृद्धि होती है, और यह विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करने का आधार है। तो सबसे बड़ी बात है बेटा, अगर आपने मूल्यांकन किया तो उसकी कमजोरियों का पता लगता है और उनकी क्षमताओं का ज्ञान होता है। राइट आंसर क्या होगा? ए। क्या होगा भाई? एक नंबर। अगला क्वेश्चन देखो अपना, किशोरों में तनाव विकृतियां कैसे पैदा होने की संभावना है? यानी कि जो किशोर जो है, किशोर में तनाव विकृतियां, किशोर का मतलब क्या होता है? किशोर का मतलब ये होता है कि वे बच्चे जिनकी आयु 12-13 वर्ष से 18-19 वर्ष के बीच में है, 19 वर्ष के बीच में है, उनको अपन क्या कहते हैं? किशोर कहते हैं। तो देखो, उनमें अपनी पहचान न होने से, जैविक विकास में अभिवृद्धि से, आदर्शों की खोज से, या सामाजिक अमान्यताओं से। सामाजिक अमान्यताएं यानी कि जो अपने विचार रखते हैं, समाज उनको नकार देता है, इसलिए उनमें विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। परिवार में कहते हैं अरे अरे रहने दे, तू तो रहने दे, बस तू मत बता कुछ भी, है ना। तो उनके जो तथ्य होते हैं उनको सामाजिक रूप से मान्यता नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन देखो अपना, छात्रों के प्रगति पर उनके अभिभावकों को प्रगति पत्र प्रगति पत्र है, इसका मतलब जो कार्ड बनते हैं बच्चों के, वो उनके अभिभावकों को क्यों देने चाहिए? बताओ, उनके बच्चों की प्रगति की जानकारी देने के लिए, उनकी रुचि, उनकी रुचि, हमने क्या लिखा? उनकी रुचि, अपने बच्चों की शिक्षा में जानने के लिए अध्यापकों का उत्तरदायित्व तो बच्चों के प्रति समाप्त हो जाता है, कमजोर विद्यार्थियों की ट्यूशन मिलने की संभावना होती है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? उनको बच्चों की प्रगति की जानकारी देने के लिए, यानी कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके बच्चों का उनको पता तो होना चाहिए कि वो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, और कैसा उनका रिजल्ट रहा है। तो पता तो होना चाहिए, अगर पता ही नहीं होगा तो वो करेंगे क्या? तो उनके प्रगति की जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, आपकी कक्षा में एक होशियार छात्र अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर के आपको नाराज करता है, तो आप क्या करेंगे? बताओ भाई। बार बार ओवर कॉन्फिडेंस बच्चा है, बार बार उछल कूद कर रहा है क्लास में, तो वो आपको नाराज कर रहा है, क्या करेंगे? उसके माता पिता से संबंधित शिकायत करेंगे, कक्षा में अन्य छात्रों की मदद हेतु कहेंगे, उसे उच्च कक्षा का कठिन कार्य देंगे जिससे वो न कर सके और शर्मिंदा हो, और उसे उसकी रुचि के क्षेत्र में कुछ कठिन कार्य देंगे। देखो बेटा, शर्मिंदा हो ये चीजें नहीं होती है, नहीं होती है, शिक्षक के पास ये चीजें होती नहीं है। इसका मतलब उसकी जो रुचि है, उस रुचि में उसको कठिन कार्य देंगे, उसकी जो रुचि है उसमें उसको कठिन कार्य देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखो,
आप अपनी कक्षा के छात्रों का परीक्षाफल श्रेष्ठ रखने हेतु क्या करेंगे? क्या करोगे भाई बताओ? आप रिजल्ट अच्छा चाहते हो तो क्या करोगे? छात्रों को महत्वपूर्ण प्रश्न बता देंगे, छात्रों को पासबुक और गैस पेपर पढ़ने को प्रेरित करेंगे, छात्रों की अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर उन्हें और अधिक परिश्रम करेंगे, छात्रों को परीक्षा में नकल करवा देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। ये नकल वकल नहीं होती है भाई, है ना। गैस पेपर क्या होता है? नहीं है, गलत बात है ना। तो छात्रों की अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर और अधिक परिश्रम करने को कहेंगे, ये राइट आंसर है इसका, है ना। नकल करते हैं, खूब करते हैं, लेकिन आपको यहाँ आपके पेपर में ये सिलेक्ट नहीं करना है, वरना तो अपना नीट का एग्जाम हुआ उसमें भी खूब हुआ है ना। तो इन बातों को आपको पेपर अगर आपको क्वालिफाई करना है तो वहां भगत सिंह नहीं बनना है, ठीक है। अगला देखो, आपकी कक्षा में कुछ मंदबुद्धि छात्र हैं, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? सबसे पहले तो देखो, मंद बुद्धि जो छात्र होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि, इसको अपन बोलते हैं आईक्यू। क्या बोलते हैं? आईक्यू। ये होती है 70 या 70 से कम। और इस मंद बुद्धि को मानसिक मंदता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसिक मंदता। और ये जो मंद बुद्धि बालक होते हैं ये समायोजन नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? समायोजन, यानी कि बाकी की जो कक्षा के बच्चे होते हैं उनके साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। तो आप क्या करोगे? उन छात्रों की विशेष सहायता करेंगे। मंद बुद्धि छात्र कभी भी शेष कक्षा के साथ नहीं का मतलब गलत है, उसे अपमानित नहीं, गलत अपमानित शब्द, उन्हें कक्षा से बाहर, अरे नहीं, तो राइट क्या बचा? उन छात्रों की विशेष सहायता करेंगे। क्या करेंगे? उन छात्रों की विशेष सहायता करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो अपना, हो गए भाई, कंप्लीट हो गए अपने क्वेश्चन, है ना। अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलो बेटा, इसी के साथ आज का सेशन अपन समाप्त करते हैं। कल नए सेशन में कुछ और अच्छे क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनको दबा के शेयर कीजिए। मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने पढ़ाई को मजबूत कीजिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों।